हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। जैसा कि आप जानते हैं, आशीष सर के मार्गदर्शन में सारी क्लासेस चल रही हैं और मैं कई दिनों से आपसे नहीं मिल पा रहा था। उसका कारण था मैं अपने एग्ज़ाम में बिजी था बच्चों। अब मैं एग्ज़ाम देकर खाली हो गया हूँ और आप जो है हमसे अब आज से रूबरू होंगे फिर से एक नई क्लास के साथ। बच्चों, आपको पता है कि हम आपके बायोलॉजी के मेंटर हैं और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली हमने पहले जितनी भी क्लासेस ली उसमें हमने छोटी छोटी बातें की, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, छोटी भले लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें। अब बच्चों हम थोड़ा सिस्टम में इंटर करते हैं, तो आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में सभी स्वस्थ होंगे और हमारे इंतज़ार में होंगे आप। तो देखिए हम आज किस टॉपिक के साथ आए हैं। आपको पता है बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ज़रा सा भी इस पर मन लगाते हैं तो आपको ये बहुत लाभदायक होगा। तो बच्चों आप हमारे साथ लिखना शुरू करिएगा। आज बच्चों टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? पाचन तंत्र। पाचन मतलब पचने से है, भोजन जो हम खाते हैं वो पचने से है, इसलिए इसका नाम है पाचन। और तंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम। तंत्र क्यों? एक क्वेश्चन आता है कि तंत्र क्यों? तंत्र इसलिए बच्चों क्योंकि इसको एक प्रकार से आप नेटवर्क समझ सकते हैं, जैसे जाल। मतलब तंत्र मतलब तो वैसे सिस्टम होता है। अब सिस्टम मतलब क्या है बच्चों? सिस्टम मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रही है, सिस्टमेटिक वे में। और आपको पता है हमारे शरीर में क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर काम होता है हमारे शरीर में। और सिस्टमेटिक का मतलब ये है, सिस्टम का मतलब ये है कि हर चीज बिल्कुल माइनर्ड वे में। सिस्टम का मतलब क्या है? माइनर्ड वे में काम होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने काम को सुचारू रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो शरीर मिली है, बनी है बच्चों, ये खुद ही इतनी सिस्टमेटिक है। अगर हम इस पर अनसिस्टमेटिक कार्य करेंगे तो हमारी शरीर इस पर ढल नहीं पाती है। ठीक है, पहली बात। अब पाचन तंत्र का एक मतलब तो ये हो गया, लेकिन अब आप हमारे साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि आज ये फिगर आप लोग देख लीजिए। इस फिगर के अंदर ही आज हम लोग रहेंगे। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, आपके चैनल पर आपको मिल भी जाएगा क्लास के बाद। और अभी भी आप अपने, जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ तब तक कोशिश करिए कि आप इस फिगर को, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। इसी तरीके से रफ वे में बनाकर ही बायोलॉजी की क्लास आप अटेंड किया करिए, बिना डायग्राम के। जब भी आप शुरुआत करेंगे इस तरीके का डायग्राम जरूर आप बनाएं किसी भी तरीके से, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो बच्चों देखिए पाचन तंत्र का क्या मतलब है। जैसा कि हमने बताया कि पचने का जो एक रूल है, डाइजेशन, जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन। अच्छा, आपने कभी सोचा या आपने कभी सोचने की जरूरत समझी कि ये नाम तो इसका डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है बच्चों। लेकिन अब जेसन तो GESION होता तो भी जेसन हो सकता था, लेकिन ये डाइजेशन में TI कहाँ से आ गया? TION। आखिर डाइजेशन में तो SION से भी हो सकता, लेकिन ये डाइजेशन में ये TI कहाँ से आ गया? ये TI बच्चों आपको याद करने के लिए, डाइजेशन में आप देख रहे हैं हमारे पास फिगर भी बना है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है।
इनके जो इंटेस्टाइन की स्पेलिंग है, टाइन टाइन जो लिखा है बच्चों, ये TIN, यही TI है, जिससे आप एक चीज याद कर लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का रोल तो है ही, लेकिन पचने से संबंधित जो कार्य होते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टमक 4 से 5 घंटे में फूड जो है अपने पास स्टोर करता है। कितना बच्चों? 4 से 5 घंटे। उसके बाद ये पास होता है बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यही जो टाइन शब्द लिखा है बच्चों ना, इसी वजह से यहाँ भी TION जोड़ा गया है, ठीक है। एक याद करने का तरीका, मतलब जब भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना है तो आपको क्या क्या याद करना है बच्चों की? माउथ, टंग, मतलब टीथ, माउथ के बाद क्या है बच्चों? टीथ, टंग, ठीक है। ये देखिए इपिग्लॉटिस, ठीक। ये क्या है बच्चों? गाल ब्लेडर, ठीक। ये क्या है? पैंक्रियाज। ये बच्चों क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये अपेंडिक्स, बिल्कुल निचला भाग, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, एनस, ये क्या है बच्चों? एनस, जिसको गूदा कहते हैं, ठीक है। ये है रेक्टम, क्या है बच्चों? रेक्टम, ठीक। और ये स्टमक यहाँ मान लीजिए लिखा है, ये लीवर, सॉरी ईसोफेगस, और ये लीवर, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये जो सिस्टम शब्द लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि इन सारी चीजों के जो कंबाइंड इफेक्ट है बच्चों, इनसे हमारा डाइजेशन का संबंध है। मतलब इनमें से कोई भी आर्गन अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आपके अंदर डाइजेशन की समस्या है, ठीक है। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो 14 आर्गन्स जो हम दिखा रहे हैं बने हुए हैं, इन 14 आर्गन्स से मिलकर डाइजेशन का काम हो रहा है। तो सोचिए हमारी बॉडी तो कई सिस्टम से बनी हुई है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम है। उनमें फिर अलग अलग आर्गन्स का फिर से रोल आता है। तो मतलब कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही हमारे शरीर में काम हो पाता है। इसीलिए हमें अपने शरीर को बच्चों इतना सुचारू रूप से चलाना चाहिए जिससे इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना पैदा हो। अब देखिए बच्चों, पाचन तंत्र का मतलब क्या है? आपको पता है पाचन तंत्र मतलब जो हम फूड लेते हैं, फूड, भोजन, ठीक है बच्चों, जो भोजन खाते हैं हम लोग, फूड, ठीक है, फूड। इसमें आपको भी पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की हमने पहले बात की थी न्यूट्रिशन में। तो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, जो भी चीज हम खाते हैं, इसका काम बस इतना है बच्चों कि जटिल, बड़े बड़े और अघुलनशील, ये 3 शब्द आप याद करिए। जटिल, बड़े व अघुलनशील। क्या? अघुलनशील। क्या है बच्चों? देखिए फूड का मतलब क्या है? जटिल, बड़े व अघुलनशील भोजन अणुओं का। क्या है बच्चों? भोजन अणुओं का, भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से। अब देखिए इसी से हम समझाएंगे आपको, विभिन्न एंजाइम की सहायता से बच्चों, तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से, तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से, ठीक है बच्चों, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से तरल, सरल और छोटे छोटे, मतलब क्या हो गया बच्चों? इसके बाद की लाइन क्या हो सकती है? मतलब हम जो फूड लेते हैं बच्चों, जो हम खाना खाते हैं, वो जटिल, बड़े बड़े व अघुलन भोजन के जो अणु होते हैं, अणुओं का मतलब क्या है बच्चों? एटम, मतलब फूड के जो मान लीजिए मॉलिक्यूल कह लीजिए या एटम ही कह लीजिए, जो विभिन्न एंजाइम के थ्रू, और आपको पता है हमारे शरीर में एंजाइम है, हमारे शरीर में हर तरीके के एंजाइम है। अगर डाइजेशन की बात आती है बच्चों, तो सबसे बड़ा एंजाइम क्या है? HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चों।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा जो है एसिड है जो हमारे शरीर में पाचन के लिए बच्चों बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक, तो हमारे आज के जो टॉपिक है उसका नाम था बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके लिए पहले से फिगर तैयार किया था कि आप देख लीजिए कि इन 13-14 आर्गन्स से ज्यादा वो क्या नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम का रिलेशन है इन आर्गन्स से। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, पचने योग्य भोजन ही करना चाहिए हमें। जटिल, बड़े व अघुलनशील भोजन के अणुओं का विभिन्न एंजाइम के द्वारा बच्चों जो इनको बड़े बड़े फूड पार्टिकल को तोड़ता है, उसको मिक्स करता है, और जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, एक चीज जान लीजिए, केमिकल रिएक्शन बहुत जरूरी है। अभी हम बताएंगे क्यों जरूरी है। क्योंकि मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, जो च्यूइंग का प्रोसेस हमारे टीथ से होता है, वहां से भी एंजाइम निकलता है, प्लस स्टमक में भी एंजाइम निकलते हैं। ज्यादा से ज्यादा HCl सीक्रेट होता है। क्यों? जिससे हमारे जो भोजन के अणु हैं वो सारे के सारे बच्चों एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए हमें पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है बच्चों। और आपको पता है शरीर के बीचों बीच भाग में ये स्थित जो सिस्टम है, इस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? जब तक हमारे शरीर में भोजन नहीं तब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं रहेगी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन करना बहुत जरूरी है, लेकिन शुद्ध आहार लेना है बच्चों। जितना ही हम शुद्ध आहार लेते हैं, मतलब फ्रेश फूड लेते हैं, उतना हमें ऑक्सीजन की समस्या नहीं होती है। इसलिए हमें फ्रेश फूड लेना चाहिए। फ्रेश का मतलब क्या है? ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को एक्टिव करे, जो एनर्जी दे, उसका मतलब होता है फ्रेश फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपके लिए इतना बड़ा जो फिगर बनाया था, इसको हम एक बार आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं। ये फिगर आपको मिल भी जाएगा, और हम इसको अब जो है यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, फिर हम इन जितने सिस्टम को हमने यहाँ दर्शाया है, इन सब को हम एक एक करके अभी लेंगे। तब तक के लिए हम एक बार क्या करते हैं, एक बार रिकैप के लिए हम पाचन तंत्र का ये जो डिफिनीशन हम ऐसे लिखे थे, हम इसको बच्चों जो है बड़े में लिख देते हैं। क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना ही बड़ा है और हमें सारी चीजें करनी, इसलिए हमने काफी देर तक ये फिगर रखा। आपको फिगर मिल भी जाएगा, फिगर की कोई वो नहीं है। फिगर तो मैंने इसलिए बनाया जिससे आपकी भी आदत बने फिगर बनाने की। ठीक है, और जब तक इंसान फिगर नहीं बनाता बच्चों, तब तक वो नहीं इस बात को समझ पाता। तो हम लोग चलिए लिखते हैं। पहले बात तो इसको फिर से लिखते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे चीजें उतनी बार आपके मन में बैठेंगी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग भी प्रयास करिए कि पढ़ते वक्त लिखें जरूर। पाचन तंत्र का एक बार फिर से हम लोग डिफिनीशन लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये देखिए सिस्टम है, और सिस्टम का मतलब है कि हमको खुद भी सिस्टम के साथ चलना चाहिए। और जितनी बार आप लिखेंगे आपको याद होगा। जटिल, बड़े बड़े, अघुलनशील, भोजन अणुओं का, इसका बच्चों भोजन अणुओं का, ठीक है। विभिन्न एंजाइम, क्या है बच्चों? विभिन्न मतलब डिफरेंट एंजाइम की सहायता से, अब देखिए बच्चों, सहायता क्यों मतलब हेल्प क्यों? हमको भी हेल्प करने की नीड है, या हमको भी हेल्प लेने की नीड है। उसी तरीके से हमारी शरीर बनी हुई है, इसको भी एक दूसरे से हेल्प चाहिए बच्चों। ठीक है, सहायता से विभिन्न, देखिए फिर आ रहा विभिन्न मतलब डिफरेंट का यहाँ बहुत रोल है। डी से डाइजेशन और डी से डिफरेंट बच्चों, डिफरेंट का भी यहाँ रोल है। क्यों? हम अभी बताएंगे। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, क्या है बच्चों? रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाओं द्वारा
द्वारा क्या है बच्चों, द्वारा सरल, सरल और छोटे छोटे, सरल और छोटे छोटे अघुलनशील, बच्चों यहां लिखना है छोटे छोटे घुलनशील में, क्योंकि अघुलनशील तो हमने पहले ही लिख दिया। मतलब अघुलनशील को कहने मतलब जो मिक्सर नहीं बन पा रहे थे उनको मिक्सर बनाना, जिससे हमारे शरीर में डाइजेशन हो सके बच्चों, अणुओं का, ठीक है। निम्नीकरण बच्चों, अभी निम्नीकरण क्या है, जैसे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं सरलीकरण को पाचन कहते हैं। ये बच्चों ये डिफिनीशन आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, और ये डिफिनीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपको इस पूरे चैप्टर को समझना है। फिगर आपको फिर भी मिल जाएगा, फिगर आपने इतना देर देखा भी, और हमने जितने भी चीजें लिखी थी बनाई थी उसी बेसिस पे आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा बच्चों, पाचन तंत्र में जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइम की सहायता से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल और छोटे छोटे अघुलनशील अणुओं का निम्नीकरण को पाचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो पाचन का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज जान लीजिए कि बायोलॉजी में ये जो सब्जेक्ट हम लोग बायोलॉजी लिए हैं, बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे कि आप लोग जब लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा भी दिमाग लगा के पढ़ेंगे बायोलॉजी, तो आपके मन मस्तिष्क में बातें छपेंगी और वो लंबे समय तक रहेंगी। इसलिए आपको बायोलॉजी के साथ जुड़ना है, क्योंकि अब एक बार फिर से हम लोग रिफ्रेश मूड से आए हैं बच्चों, तो हम लोग एक बार फिर से अपनी क्लास को इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात पाचन तंत्र की हो गई, ठीक है। अब पाचन तंत्र के बाद की बात करते हैं, तो उसकी डिफिनीशन हो गई, सारी चीजें हो गई बच्चों। अब देखिए पाचन तंत्र को बच्चों क्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बने हैं उनके भी कई पार्ट हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में, इसमें बच्चों दो भागों में बांटा गया है। दो भाग मतलब टू टाइप्स। कितना है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, डाइजेस्टिव सिस्टम आर ऑफ टू टाइप नहीं है, ये तो गलत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। वो बच्चों क्या है, एक है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है बच्चों, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से पास होती है। अगर आप फिगर ध्यान दिए होंगे उस टाइम, तो फिगर में आपने देखा एक लंबी सी नली हमारे माउथ से बक्कल कैविटी सी होते हुए डायरेक्ट वो स्टमक में ओपन होती है बच्चों, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं, आहार नाल, आहार नाल। चूंकि हम आहार ग्रहण करते हैं इसलिए उसको, और संबद्ध पाचक ग्रंथियां, इसको क्या कहते हैं, संबद्ध, संबद्ध, ठीक है बच्चों, पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां, ठीक है बच्चों। अब ये तो बात हुई किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बच्चों। हमारे साथ आप लोग लिखते रहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको पता है ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी में थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा भी हो जाता है,
इसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने का मन भी करता है बच्चों, इसीलिए मैंने ये टॉपिक जो है इस टाइम लिया। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो हम क्या यहाँ डालेंगे हेडिंग? आहार नाल। क्यों? इसका नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि मनुष्य। अच्छा बच्चों, एक बात और जान लीजिए, ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सिस्टम तो जितने भी प्राणी मात्र यहाँ इस पृथ्वी पे हैं, सब में इस तरीके की जितने सिस्टम है सब पाए जाते हैं, लेकिन सब में उसकी संरचना भिन्न है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल। हमारे साथ आप लोग लिखते चलिए, मनुष्य की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नालिका। क्या बच्चों? कुंडलित नालिका। अभी कुंडलित का मतलब क्या है? मतलब एक दूसरे में लपेटे हुए है बच्चों, सरफेस एरिया बिल्कुल रिड्यूस है बच्चों। ठीक है, होती है। अब देखिए जो इसके बाद वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखेगी कि आहार नाल क्या होता है, कहां से। जो मुख, क्या है बच्चों? जो मुख से शुरू होती है। अब देखिए, मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, गुदा में समाप्त होती है। अब इससे क्या पता चला कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल बच्चों यहाँ से शुरू होती है, ये हमारे स्टमक तक जाती है। आपको पता है स्टमक का पोर्शन इधर है, यहीं पर है स्टमक, और स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस, रेक्टम, एनस जैसा पार्ट बाहर निकलता है। ठीक है, अब बात क्या हुई कि एलिमेंट्री कैनाल तो यही है, लेकिन ये कितने सिस्टम के साथ जुड़ी है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक के साथ, फिर यही जाके बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यही बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यही बच्चों रेक्टम और एनस। ठीक है, अगर हम सिंपलीफाई बात करें तो आहार नाल का क्या है बच्चों? मनुष्य की आहार नाल एक लंबी कुंडलित। ठीक है, अब इसका क्या है बच्चों? कभी कभी आप लोग से पूछ सकता है कि कितनी होती है, तो इसका बच्चों 33 फीट की होती है, अगर फीट में बात करें हम। ठीक है, लगभग कितनी होती है बच्चों? 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। ठीक है, अब इसी एलिमेंट्री कैनाल से बच्चों क्या क्या और चीजें जुड़ी होती हैं वो समझ लीजिए। इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या और चीजें होती बच्चों? पहली तो बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी बच्चों, इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा, ये बक्कल कैविटी भी होती है बच्चों। क्या होती है? बक्कल कैविटी। लेकिन अभी आप ये समझिए कि हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे, तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये होता है बच्चों, मनुष्य की आहार नाल एक लंबी कुंडलित मतलब फोल्ड या क्वाइल्ड नलिका होती है, जो मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है। अब समझ लीजिए कि एक यहीं से शुरू हुई कोई ट्यूब, वो डायरेक्ट हमारे एनस को कंप्लीट करती है। कितनी बड़ी होगी वो, आप भी सोचिए। क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी, उसमें सारी चीजें हैं मौजूद। ठीक है, और हाँ एक बात और जान लीजिए, परसेप्शन के तौर पर बताए, लार्ज इंटेस्टाइन, नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन वो साइज में छोटी होती है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है लेकिन वो साइज में बड़ी होती है। इस बात को बायोलॉजी में आप ध्यान रखें, क्योंकि बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, यहाँ एक्सेप्शन थोड़ा चलता है। ठीक है,
अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों क्या बताया हमने, कौन कौन सा पार्ट है। एक है बक्कल कैविटी जिसको हम मुख गुहा कहते हैं, एक है बच्चों ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली, क्या कहते हैं, ग्रास मतलब जिससे हम अंदर लेते हैं भोजन को, मतलब निगलते हैं बच्चों, ठीक है। एक है आमाशय, स्टमक, इसको तो कौन नहीं जानता, इसको तो सभी जानते हैं, आमाशय, ठीक है। और देखिए चौथा क्या है बच्चों, आंत, आंत वही मतलब इंटेस्टाइन, क्या है बच्चों, इंटेस्टाइन। मतलब अब देखिए पहले तो ये खुद एक सिस्टम है, बहुत बड़ा तंत्र है, उसमें भी बच्चों देखिए दो पार्ट था, हमने क्या पढ़ा, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये इतनी लंबी नाल है, कुंडलित नलिका होती है, मुख से शुरू होती है, गुदा द्वार पे खत्म होती है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के भी कुछ पार्ट हैं, मतलब बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। ये चार पार्ट किसमें आते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, ठीक है। अब बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, दांत, मतलब टीथ, टीथ होते हैं बच्चों। और क्या होता है बच्चों, दांत का जीभ, जीभ को क्या कहते हैं बच्चों, टंग, ठीक है, टंग, ठीक है, ये होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जहां बहुत बड़ा रोल और सारे डिफरेंट तरीके के एंजाइम मिलते हैं। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक पेक्यूलियर सिस्टम है, और पेक्यूलियर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम हमारे शरीर में चाहे जितने भी हों, लेकिन वो एक दूसरे से बच्चों कनेक्टेड हैं, और कनेक्शन के साथ ही वो अपने काम को करते हैं, चाहे वो ऑर्गन्स के तौर पे हो, चाहे उनके रिएक्शन के तौर पे हो, एक्शन के तौर पे, जैसा भी उनका काम होता है वो सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसीलिए हमें भी अपने सारे सिस्टम फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई बच्चों। अब हम जो ये पार्ट लिखे थे, अब इनको हम धीरे 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 कंप्लीट करते हैं। चूंकि आप फिगर स्टार्टिंग में देखे भी होंगे और मैं इसलिए उसको रख किया कि मुझे चाहिए था यहाँ थोड़ा जगह। और बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग तभी होता है जब हमारे हाथ में सारे साधन होते हैं। जब तक आपके हाथ में सारे साधन नहीं होंगे तब तक कोई चीज इंटरेस्टिंग बच्चों नहीं होती। इसलिए आप लोग भी इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़िए, ऐसा खुद पढ़िए कि इंटरेस्ट जग जाए। और वैसे भी बायोलॉजी तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब क्या देखें बच्चों इसके बारे में, मुख गुहा, गुहा मतलब क्या है, मतलब एक प्रकार से ऐसी चीज जो बिल्कुल कहीं अंदर समाहित हो किसी चीज में, ठीक है। तो वही बात है यहाँ। ये क्या है बच्चों, ये पहली बात ये जान लीजिए कि ये आहार नाल का पहला भाग है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का ये पहला भाग है क्या, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है बच्चों। ये जबड़ों के बीच में होता है बच्चों, किसके बीच में होता है, जबड़ों के बीच में होता है। तो यहां लिखिए दोनों तरफ के जबड़े के बीच में होता है, ठीक है बच्चों, बक्कल कैविटी, ठीक है। जिसमें क्या है बच्चों, टीथ और टंग है, ठीक है बच्चों। और हमारे बक्कल कैविटी से ही बच्चों जुड़ा हुआ सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड, जहां से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और सलाइवा का सिक्रीशन क्या करता है बच्चों, सलाइवा का सिक्रीशन भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को बोलस बनाता है। बोलस मतलब
बोलस का मतलब होता है बच्चों राउंडेड मास बनाता है, जिससे उसको निगलने में आसानी होती है, मतलब डिग्लूटिशन में हेल्प करता है। डिग्लूटिशन में, किसमें बच्चों? डिग्लूटिशन मतलब निगलने में हेल्प करता है बच्चों, निगलने में। ठीक है, ये काम होता है किसका बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड का, जो कि बक्कल कैविटी से बिल्कुल सटा हुआ ग्लैंड है, जिसका काम है सलाइवा का सेक्रीशन करना। सलाइवा में एंजाइम होते हैं, उसके पीएच होते हैं बच्चों। एंजाइम कौन से होते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है उसका नाम? क्या है बच्चों? सलाइवरी एमाइलेज। क्यों? क्योंकि एमाइलोज जो होता है बच्चों ग्लूकोज का पार्ट होता है, ग्लूकोज का। इसीलिए आपने देखा होगा सलाइवा जो होता है थोड़ा थिक होता है बच्चों, थिक, थोड़ा ठीक है बच्चों। और पीएच क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर। किसके अंदर? सलाइवा के अंदर। वैसे तो बाइकार्बोनेट साल्ट भी होता है इसमें, बाइकार्बोनेट साल्ट। ठीक है बच्चों। और क्या होता है? थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर डाइजेशन को हेल्प करती हैं। जब हम बक्कल कैविटी, मतलब बक्कल कैविटी जो मुंह भाग है, मुंह का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग है, उसमें बक्कल कैविटी का सबसे बड़ा रोल है। और बक्कल कैविटी में क्या क्या है बच्चों? टीथ और टंग। टीथ मतलब दांत, जिससे हम च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं। किसको? भोजन को, भोजन के पदार्थ को हम चबाते हैं अपने टीथ से। और टंग के बिल्कुल निचले हिस्से में बच्चों क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड जो कि बक्कल कैविटी से बिल्कुल अटैच है, वही सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होते हैं। और उस एंजाइम का काम है कि जो हम भोजन च्यू किए हैं, जो चबाए हैं खाना, उसको वो बोलस बनाता है। बोलस मतलब क्या? एक राउंडेड मास बच्चों, राउंडेड मास। किस लिए बच्चों? एक थिक टफ राउंडेड मास बनाता है, जिससे हम उसको जो है सलाइवा के थ्रू डिग्लूट करते हैं, मतलब निगलते हैं, निगलने में आसानी होती है सिर्फ और सिर्फ सलाइवा से। अगर बच्चों सलाइवा की सिक्रीशन ना हो तो हम किसी भी तरीके के भोजन को चबाने के बावजूद भी निगल नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए सलाइवरी एमाइलेज का बहुत काम होता है, जिसको हम सलाइवा को क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में लार। क्या कहते हैं? लार। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से, जो बक्कल कैविटी में, ये तो सलाइवा किस लिए हो गया? बक्कल कैविटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है, जो इससे सटी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की बात बच्चों कभी और करें, क्योंकि इसमें भी 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं मुख्य, तो उनकी बात अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी आप मोटी मोटा बात ये जानिए कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसी से सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में क्या होता है? बाइकार्बोनेट साल्ट, सलाइवरी एमाइलेज और थायोसाइनेट, ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, यही हमारे भोजन को डिग्लूट, निगलने में आसानी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको राउंडेड मास बनाते हैं और इसी से हम अब किसी भी चीज को निगल सकते हैं। अब बक्कल कैविटी में आपको पहले भी बता चुके हैं क्या क्या मिलता है बच्चों? टीथ और टंग। अब आपको पता है टीथ कितने? 32 एडल्ट में। ठीक है, और रही बात अगर टंग की, टंग में भी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के जो है एरियाज पाए जाते हैं टंग में, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी भी चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड के अलावा क्या पाया जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। एक एंजाइम होता है बच्चों टाइलिन, उसका नाम है टाइलिन। और एक क्या है बच्चों? माल्टेज, टाइलिन। अब ये क्या करते हैं? टाइलिन का काम यह है कि जो फूड में, मतलब भोजन में, जो भोजन का जो एक पार्ट होता है, जो बोलस होता है, बोलस जिसको हम बोल रहे थे, इसी को यहां हिंदी में लिखा है बच्चों मंड। ठीक है, बोलस को क्या करता है? सरगर्म बदलता है। क्यों?
हमने आपको भी बताया था शर्करा में बदलने का मतलब ये है कि उसके पास एमाइलोज होना चाहिए ना, वही जो सलाइवरी एमाइलेज है वो एमाइलोज से है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, उसमें ग्लूकोज होता है। तभी तो थोड़ा भी आप खाना जरा सा भी कैसा भी चबाते हैं तो हमें वो स्वाद रहित समझ में आता है, ठीक है। और शर्करा में बदलने के बाद बच्चों सलाइवरी अमाइलेज जो मेन एंजाइम है उसका रोल बढ़ता है बच्चों। उसका रोल क्या होता है, ये हमारे भोजन को डिग्लूट करने में मदद करता है। टाइलिन ही एक ऐसा है, मतलब यही जो टाइलिन है बच्चों हमारे फूड को बोलस को बनाने में और सलाइवरी अमाइलेज में कन्वर्ट करने में किसका रोल है, टाइलिन का, ठीक। अब माल्टेज यही जो हमने अभी बताया, इस शर्करा को मतलब जो हमारे में फूड में जो शुगर है बच्चों, शुगर का जो कंटेंट है एक प्रकार से शुगर का कंटेंट उसको क्या करता है बच्चों, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में डाइजेशन ग्लूकोज से है, ठीक है। और ग्लूकोज से आपको क्या पता है, ग्लूकोज से एनर्जी है, इसीलिए आप जैसे ही खाना च्यू करते हैं और जैसे ही खाना च्यू करने के बाद मतलब चबाने के बाद जैसे ही हम उसे डिग्लूट करते हैं, निगलते हैं, हमारे अंदर धीरे 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 एटीपी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि फूड जो हम खाए हैं उसमें वाटर है, उसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हुए हैं, उस रिएक्शन से शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है और वही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। इसका काम किसका है बच्चों, टाइलिन का है। इसको आप लोग मत भूलिएगा, इसको क्या कहते हैं, टाइलिन, ठीक है बच्चों। पी इसमें साइलेंट है। टाइलिन जो है यही कन्वर्ट होता है सलाइवरी अमाइलेज में, जो सलाइवा के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक काम को करने में कितने ज्यादा एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ रही है हमारे शरीर को। तो ये बात तो इसकी हो गई, ठीक है। अभी जैसा हमने बताया कि बक्कल कैविटी में भी दो पार्ट है, मतलब टीथ और टंग, तो थोड़ा टीथ पर चलते हैं क्योंकि टीथ भी आ गया इसी में। तो टीथ के बारे में क्या है, आपको पता है कि हमारे शरीर में हमारे मतलब मनुष्य जो वयस्क मनुष्य है, इसमें वयस्क मतलब एडल्ट ह्यूमन में वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं बच्चों, हम बताए भी थे अभी 32, मतलब 32 दांत होते हैं। लेकिन ये 32 दांत बच्चों 4 टाइप के होते हैं। कितने, 4 टाइप के, मतलब 4 प्रकार के ये 32 दांत होते हैं, ठीक है बच्चों। इनके नाम भी आप यहां लिख लीजिए हमारे साथ। इस एक सबसे पहला क्या है बच्चों, कृंतक। कृंतक को क्या कहते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसी को हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। कृंतक मतलब इंसाइजर, अभी हम समझाएंगे। और इंसाइजर मतलब कृंतक कितने होते हैं बच्चों, अगर ये पूछ दे तो 2 पाए जाते हैं। कितने, 2, ये भी साथ में लिखते रहिएगा, जिससे अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करके इसको 32 करेंगे, ठीक है। अब एक रदनक मतलब बच्चों केनाइन कौन से होते हैं बच्चों, ये भी अभी हम बताएंगे। 2 अग्रचवर्णक, क्या है, अग्रचवर्णक, ठीक है बच्चों। जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस करता हूं वैसे ही आप लोग भी प्रोनाउंस करके जब पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्री मोलर, ठीक है बच्चों। अब फोर्थ क्या है, 3 पश्च चवर्णक कह लीजिए या चवर्णक कह लीजिए, ठीक है। 3 चवर्णक मतलब मोलर, क्या बच्चों, मोलर। तो क्या हो गया बच्चों, आईसीपीएम और यम, क्या फार्मूला हो गया, आईसीपीएम और यम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक या चवर्णक, ठीक है। कृंतक कितने हैं बच्चों, 2, यहां लिखिए आई के नीचे 2। रदनक कितने हैं बच्चों, 1, ठीक है।
ये अग्र चवर्णक मतलब प्रीमोलर कितने हैं बच्चों? 2, और चवर्णक कितने हैं? 3। तो 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। क्यों? जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं बच्चों। 16 मिलाकर देखेंगे आप तो, और 16 ऊपर 16 नीचे बच्चों, ठीक है। तो हमारे कितने दांत होते हैं बच्चों? 32, ठीक। तो हमारा ये जो क्या है बच्चों, ये है डेंटल फार्मूला। कभी कभी आप लोग की एग्जाम में हो सकता है डेंटल फार्मूला पूछ दे। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। किसका है बच्चों? एडल्ट ह्यूमन का, ठीक है। सबके होते हैं, जितने भी प्राणी इस जगत में है, चाहे वो एनिमल हो और क्या नाम है कि हम लोग मनुष्य हो, सबके कोई ना कोई डेंटल फार्मूला होते हैं। पहले हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ता था अपने मेडिकल में, तो लेकिन अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए सिंपल ही यही है कि 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 आप इसको याद कर लीजिए, और इसी सीक्वेंस में याद करिएगा आई सी पी एम और यम। इन सब का काम कृंतक। अब कृंतक मतलब बच्चों देखिए इंसाइजर, ये जो साइजर शब्द आया कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सीजर से आया है? सीजर, सीजर मतलब कैंची। कैंची क्या करती है? कैंची काटती है, इसीलिए कृंतक लिखा। मतलब ये काटने के काम आते हैं, जो हम भोजन करते हैं इसको काटते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बड़े बड़े चीजों को काटने पर ही तो छोटे छोटे बनेंगे, और जब तक वो छोटे नहीं बनेंगे, बड़े बड़े जितने मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, जो हमारे शरीर में भोजन के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर हम उनको कैसे डिग्लूट करेंगे, निगलेंगे कैसे, फिर हमारे शरीर में वो डाइजेस्ट कैसे होंगे। इसलिए पहला काम यही हो जाता है कृंतक, मतलब इसको काटते हैं। ये रदनक, ये रदनक का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको रगड़ते हैं एक प्रकार से। क्या कहते हैं बच्चों? रगड़ लगती है। लगातार हम इस बात को नोटिस भी करते हैं कि कैंची का मतलब तो मान लो काट दिया उसने, इंसाइजर सामने काट दिए। अब केनाइन क्या होते हैं? उनमें जो है उसको रगड़ते हैं, छीलते हैं, जिससे कि वो जो बोलस बनने की जो प्रक्रिया है वो छोटे 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 एटम या मॉलिक्यूल मिलकर बनाए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मास जो है हमें डिग्लूट करना पड़ जाए। अब प्री मोलर, अब मोलर का एक ही काम होता है, वो क्या करते हैं? पीसते हैं बच्चों, पीसते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? पीसते हैं। जैसे चक्की पीसती है आटा, मतलब गेहूं को पीस कर आटा बनाती है, तो उसी तरीके का काम इसका है, इन दोनों का, प्री मोलर और मोलर का। इसको पीसते हैं, ठीक है बच्चों। इसको लिखिए तब तक। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप देख रहे हैं, जो भी आप महसूस भी करते हैं, देखते भी हैं, रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा हुआ है बायोलॉजी, तो आप जान ही रहे हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। तो जो अपने शरीर को जितना अच्छे से जानता है, समझ लीजिए वो बायोलॉजी उतना अच्छे से जानता है। और आपको पता है कि एक इनेमल भी पाया जाता है, इनेमल, दांतों पर इनेमल, जिसको हम क्या कहते हैं? मसूड़ा। हिंदी में क्या कहते हैं? मसूड़ा, ठीक है। रेडिश पार्ट, ये क्या होता है बच्चों? ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है बक्कल कैविटी का भी, मान लीजिए, या आप कह लीजिए कि डाइजेस्टिव क्या नाम है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें तो बस इतनी बात करनी थी इनेमल के बारे में, ठीक है। इसीलिए ब्रश करते वक्त कभी कभी
इनेमल जो है हमारे घिस जाते हैं या कट जाते हैं तो हमसे खून आने लगता है, या कभी कभी बैक्टीरियल डिग्रेडेशन की वजह से ये मसूड़े ही बच्चों खराब हो जाते हैं, जब पस भरने लगता है तो उसको एक डिजीज होती है, उसका नाम है पायरिया, उसमें सड़न होने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए हमें रेगुलरली 2 टाइम ब्रश भी करना चाहिए, ठीक है। और खासकर भोजन करने के बाद रात में तो अवश्य ब्रश करना चाहिए बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे सनलाइट कमज़ोर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावी हो जाते हैं, वो भी हमारे शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमें इन बातों को रेगुलर वे में फॉलो करना होगा। अब बच्चों इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे का पार्ट क्या था? ईसोफेगस। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्रास नली। ग्रास नली। अब ये क्या है? ईसोफेगस क्या है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? कॉमनली इसको कहते हैं फूड पाइप। अब फूड पाइप का मतलब क्या हुआ? जिसमें जो बोलस है वो उतरता है। एलिमेंट्री कैनाल तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन अब ये जो ट्यूब जैसा लंबा सा जो गया ट्यूब यहाँ जुड़ा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? ईसोफेगस। ये फूड पाइप इसीलिए इसका नाम रखा गया। तो मतलब जो भोजन हम च्यू किए रहते हैं, जो भोजन हम निगलते हैं, वो ईसोफेगस या फूड पाइप से होकर ही आमाशय में खुलता है। वो ईसोफेगस से ही नीचे उतरता है, और इसमें एक मोशन होता है बच्चों, मोशन कह लीजिए या मूवमेंट कह लीजिए। उस मूवमेंट के वजह से ही बोलस लगातार नीचे जाता है। उसका नाम होता है बच्चों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? क्रमाकुंचन गति, ठीक है, क्रमाकुंचन गति कहते हैं इसको। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, लगातार वो नीचे नीचे सरकता जाता है। जो फूड होता है बोलस के रूप में, वो धीरे धीरे जब हम डिग्लूट करते हैं, जब हम निगलते हैं, तो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो नीचे ही जाता है, ठीक है बच्चों। और एक बहुत सावधानी की बात, आपको पता है कि फूड पाइप और विंड पाइप, विंड पाइप मतलब बच्चों ट्रैकिया, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विंड पाइप, ठीक। अब विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक ही जगह होती है, और इसके ढक्कन जो होते हैं बच्चों, इनका नाम होता है ईपीग्लाटिस। ईपी मतलब अपान, और ग्लाटिस मतलब क्या होता है? स्किन, मतलब या कह लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ठीक है। विंड पाइप या फूड पाइप एक जगह होती है, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा खाते वक्त कहा जाता है कि बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, या कहीं और ध्यान नहीं भटकाना चाहिए भोजन करते हुए, नहीं तो हवा अगर हमारे फूड पाइप में आ गई तो ये खाना जो हम खा रहे हैं ये वोमिट हो सकता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और माउथ के थ्रू जो है बाहर भी आ सकता है, तो ये वोमिट कर सकते हैं हम। इसको जो है आप जानते भी होंगे, आपने इसको महसूस भी किया होगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भोजन करते वक्त बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, और बात से ज़्यादा ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, जिससे हमारा भोजन अच्छे से शरीर को लगे और हमारी शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। फूड पाइप में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो हमारा बोलस है बच्चों वो पहुंचता है, ठीक है। और एक चीज बात रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ईसोफेगस जो हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, मतलब डाइजेशन का काम बच्चों माउथ में है। डाइजेशन का काम कहाँ कहाँ है? डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ नो डाइजेशन है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आया क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है? नहीं, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं। हाँ, माउथ से डाइजेशन शुरुआत है,
फिर वो डायरेक्ट जो है स्टमक होता है, इसके बाद स्टमक, माउथ के बाद स्टमक में, ईसोफेगस में कोई चीज नहीं होती। मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बक्कल कैविटी में बच्चों, जो जिसको हम आमतौर पे माउथ कहते हैं, मुंह कहते हैं, वहां पर डाइजेशन शुरू होता है, लेकिन ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस एक पाइप है जो केवल हमारे बोलस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे उतरने में सहायता करती बच्चों, और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब जो बच्चों इसके आगे का आर्गन है मेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं बच्चों? स्टमक, आमाशय। और आपको पता है जो हमारा स्टमक है वो टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट है बच्चों। लेफ्ट मतलब बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ है, मतलब बाईं दिशा की तरफ भी वो जो है स्टमक बना है। बिल्कुल यहीं पे आप समझ सकते हैं कि स्टमक जो है। तो हमें क्या लिखना है? पहला लाइन, आमाशय उदर, उदर जिसको हम पेट कहते हैं, ठीक है, उदर गुहा में, मतलब अंदर की ओर, बाईं तरफ है। किधर बच्चों? बाईं ओर स्थित है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है बच्चों स्टमक। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारी जो शरीर है बच्चों, वो इस तरीके से बनाई गई कि जितने भी आर्गन्स मौजूद हैं ज्यादातर डाइजेस्टिव आर्गन से जुड़े हुए हैं, या जितने भी आर्गन हमारे सुपरफिशियल हमको नजर आते हैं वो सब इस तरीके से इस ढांचे के अंदर, इस शरीर के अंदर रखे गए हैं कि कोई किसी का किसी तरीके से जो है डिस्टरबेंस नहीं है बच्चों। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी जरूर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बताता है कि हमें भी एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस हमें पैदा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसका मतलब है कि आदमी एक दूसरे से मिलता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, चीजें एक्सप्लोर करनी भी चाहिए। अब ये देखिए क्या है, स्टमक तो आप जानते ही हैं, इसकी लंबाई लगभग जो है, लेंथ कितनी है बच्चों स्टमक की? 30 सेंटीमीटर। ये भी लिख लीजिए, कभी कभी मान लीजिए। इसमें क्या होती है बच्चों? जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। ठीक है, मतलब स्टमक में भी आपको, आमाशय में भी आपको ग्लैंड मिलते हैं। कौन से? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, जो क्या करती हैं? जो डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं बच्चों। आपने सुना होगा, क्या निकालती हैं? डाइजेस्टिव जूस, या डाइजेशन के लिए जो जूस जरूरी होता है उनको। और उसमें भी सबसे ज्यादा 4-5 एसिड आप लोग याद कर लीजिए, ये शायद आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों। पहला क्या होता है? HCl। क्या होता है बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन, क्या होता है बच्चों? पेप्सिन। रेनिन, ठीक है बच्चों, रेनिन। और क्या होता है? और होता है बच्चों गैस्ट्रिक लाइपेज। मान लीजिए लाइपेज लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन। बच्चों स्टमक में जो रेनिन होता है वो RENNIN होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और एक जो वो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एक पढ़ेंगे आप बाद में चल के एक्सक्रीशन में। वो जो रेनिन होता है वो RENIN होता है बच्चों, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटे बच्चों में बच्चों नहीं पाया जाता, इसीलिए आप देखेंगे कि डाइजेशन जो होता है किसका? मिल्क का डाइजेशन छोटे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर इस सिस्टम का ना होना, यही एक कारण है, रेनिन, ठीक है। लेकिन बड़े डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक।
ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। और देखिए बच्चों क्या है, इन सब के डिफरेंट रोल भी हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों, ये जो हानिकारक एंजाइम होते हैं, मान लीजिए हार्मफुल एंजाइम को तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लस ये जो भोजन के पार्टिकल होते हैं इनको ब्रेक डाउन के लिए आसानी बनाता है, ठीक है, आसान करता है। HCl इसका एक काम होता है। और ये क्या करता है, पेप्सिन, ये पेप्सिन नाम ही जैसा पता है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, इसमें भोजन के मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होता है उनका ब्रेक डाउन करता है। कौन, पेप्सिन। देखिए अलग अलग विभाग का अलग अलग काम है, इसीलिए हमें भी अपने शरीर से अलग अलग काम जो है लेने चाहिए, ठीक है, जिसका जो जरूरत है, जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। रेनिन तो हम बता ही दिए, दूध के कैसीन प्रोटीन को दही में बदलता है, वही बात हुई, मिल्क को कन्वर्ट करता है बच्चों किसमें, कर्ड में, ठीक है। और गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब वसा का अपघटन करता, मतलब डिग्रेडेशन किसका करता है बच्चों, फैट। आपको पता भी भोजन में कई भोजन ऐसे भी होते हैं जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो फैट, तो कहने का मतलब HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, यही 4 मुख्य जो आमाशय में, स्टमक में एंजाइम पाए जाते हैं या एक प्रकार से एसिड पाए जाते हैं, जिनकी वजह से शरीर में डाइजेशन हो पाता है बच्चों, ठीक है। और हाँ, इन सब के बीच एक बात याद रखिएगा कि स्टमक में बच्चों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। कभी कभी पूछ लेता, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। और जो ये बोलस जिसको हम कह रहे थे, बोलस जो बना था, जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है फूड पार्टिकल के मिक्सर के बाद, सलाइवा के, जो डिग्लूट होकर नीचे जाता है, वो जब स्टमक में चला जाता है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बोलस कहां तक था, ये एलिमेंट्री कैनाल कह लीजिए या ईसोफेगस कह लीजिए, मेनली इसमें हम बोलस कहते हैं। लेकिन जब ये स्टमक में आ जाता है, यही बोलस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, काइम में। काइम क्यों, क्योंकि बच्चों CH से क्या हो सकता है, CH से केमिकल। स्टमक में जब इतने सारे केमिकल्स एक साथ वर्क करते हैं, तो इसी बोलस को बच्चों वो काइम में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जो हाईली, समझ लीजिए कि एक प्रकार से जिसको एक हिंदी में कहते हैं ना कसायला, जो बिल्कुल अजीब स्वाद होता है, ये इसको हाईली रेक्टिफाइड करते हैं, ये कह लीजिए रेक्टिफाइड, ठीक है। उनको और ज्यादा मिक्स करते हैं, तभी तो ये स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि आप फिगर देखे भी होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में तो कुछ गुंजाइश है कि चीजें पास हो सकती, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तो बच्चों और कंजस्टेड है। और जब कोई कंजस्टेड जगह पर किसी फूड पार्टिकल को जाना है, तो उसे और ज्यादा जो है, अब इस काइम को क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसको लुगदी कहते हैं। आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं लुगदी। यही काइम कभी कभी, यही काइम जिसको डाइजेशन की समस्या होती है, यही काइम कभी कभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में काफी दिनों तक पड़े रहते हैं। जब स्टमक क्लीन नहीं हो पाता या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है, यही धीरे धीरे इसमें जो है बच्चों एंजाइमेटिक एक्टिविटी और ज्यादा बनने लगती है। ये धीरे वहां की जो नली है, मतलब वेसल है, उनको जो है ये फाड़ के निकलने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी जो है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इसीलिए हो जाती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद हमें पानी जो है, वाटर इंटेक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। किसके लिए, फ्रेश होने, क्योंकि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी रिमूवल है वो क्या है बच्चों, यूरिया। सबसे ज्यादा पानी किसमें लगता है बच्चों, सबसे ज्यादा पानी एमोनिया को सिक्रीट करने में लगता है, ठीक है।
उसके बाद यूरिया को, सबसे कम पानी लगता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने में, लेकिन हमारे में भी तो पानी की ठीक ठाक मात्रा है, इसीलिए यूरिया को सीक्रीट करने के लिए हमें चाहे यूरिन के माध्यम से हो चाहे यूरिया ही हो, उसे पानी की आवश्यकता है। इसीलिए हमें फ्रेश, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए, फ्रेश होने के लिए हमें वाटर का इंटेक जरूर करना चाहिए, ये आदत होनी चाहिए। और क्या, भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद तो खासकर जो है ब्रश करना चाहिए, और सुबह तो करते ही हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज और भी है बच्चों, ये बाइल का सिक्रीशन करता है, तो बाइल सिक्रीट करता है बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। इन पर बात हम आगे करेंगे, लेकिन इन दो बात को आप ध्यान रखिएगा कि स्टमक में क्या होता है बच्चों, बाइल सिक्रीट होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जिसका नाम आपने सुना होगा, या पैंक्रियाटिक जूस बच्चों, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे। तो यहां तक पहले आप लिखिए। और यहां तक हम लिख लिए हैं। अब इसके बाद है बच्चों आंत। आंत पे आने से पहले, आंत पर आने से पहले आपको एक रिकैप हम देके इस क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। वो रिकैप क्या है उसको समझ लीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्लास के एंड होने पर आपको एक रिकैप की जरूरत है और होनी भी चाहिए। मतलब कि डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट, ठीक है। अब डाइजेशन में बच्चों क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब यहाँ केवल और केवल खंडन होता है, मतलब टूटना होता है, ठीक है। एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। और डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, 5 बातें आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मतलब आंत जो है, आंत को हम बाद में शुरू करेंगे क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, इसलिए आप ये समझ लीजिए। एक ये क्या है, ये क्या चल रहा है बच्चों, रिकैप लास्ट में, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चों। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है बच्चों, ठीक है। कैटाबॉलिक का मतलब अपचयन, क्या है, अपचयन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो हम लिख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन, ठीक, एसिमिलेशन, ये जितनी बातें हमने अलग अलग, एसिमिलेशन और डेफिकेशन, डेफिकेशन, ठीक है बच्चों। जितनी बातें हम आर्गन्स के साथ किए, यही 5 बातें मेनली मिली। इंजेशन, अंतःग्रहण, क्या है, अंतःग्रहण, ये अंतर्ग्रहण, ठीक है। मतलब हम जो इंजेस्ट, मतलब जो मुंह में भोजन डालते हैं या रखते हैं, उसको अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होता है बच्चों, डाइजेशन, मतलब पाचन, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण, मतलब किसी भी भोजन से जो मेन फ्लूइड है, जूस है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिससे हमें एटीपी बनेगी, एनर्जी मिलेगी, उसको अवशोषित करना, अपने अंदर रखना। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब एसिमिलेशन, अवशोषण से भी जब बात न बने तो स्वांगीकरण, मतलब और उसको सिंपलीफाई करना। और डेफिकेशन मतलब मल त्याग। यही मेन है जो हम इतने देर से बात कर रहे थे। यही मेरा, इसलिए इसको बताने के बाद में ये पर्पस था कि जब हम थोड़ा अंदर रिलेट कर पाएंगे तभी हम इस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे अगर हम सब पहले लिखते तो भी समझ तो जाते हैं, लेकिन
अब जो इतनी लंबी हमने बात की आर्गन्स की बात की, इन सारे आर्गन्स का मिला जुला के यही पूरा काम होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो आगे की क्लास हम जो है कल लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये लास्ट का रिकैप जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें एकदम, और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई जो है निरंतर जारी करने वाला ही काम है, निरंतर जारी रहना चाहिए पढ़ाई। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।